नमस्कार साथियों, आज हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा प्रजनन है। तो यानी कि संतति उत्पन्न करने की जैविक जो प्रक्रिया है वही प्रजनन है, यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वह आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा अलैंगिक जनन सामान्यतः मिलता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में, पादपों में, सरल संरचना वाले जंतुओं में और उपरोक्त सभी। तो यानी कि जो हमारा ये जो आंसर है अलैंगिक जो जनन है वह सभी में मिलता है, यानी कि सरल संरचना वाले जंतुओं में भी मिलता है और अलैंगिक जो जनन है एक कोशिकीय जीवों में भी मिलता है, जैसे अमीबा वगैरह है, इनमें भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, देखिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस प्रकार के जनन में एक ही जनक भाग लेता है? तो जो अलैंगिक जो जनन होता है उसमें केवल एक जनक भाग लेता है। चौथा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल एक समान दो जीव बनाने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं, इसे क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन से सी है वह करेक्ट आंसर। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो देखिए, जो हाइड्रा जो है उसके अंदर मुकुलन विधि द्वारा यानी कि जो बडिंग मेथड द्वारा अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाना। तो देखिए, विखंडन की जो प्रक्रिया स्पाइर वगैरह यानी कि एल्गी के अंदर होता है। एक कोशिकीय पादप क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो चल बीजाणु के द्वारा होता है, क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गी है इसके अंदर। आठवां प्रश्न है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यानी कि जो बर्डिंग मेथड द्वारा अलैंगिक जनन ये किस में होता है? तो जो बर्डिंग जो मेथड द्वारा जो अलैंगिक जनन ये हाइड्रा के अंदर होता है। नवा क्वेश्चन, कायिक जनन में नए पादप का निर्माण होता है। तो यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसमें जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, प्याज में वर्धी जनन होता है। तो देखिए, जो प्याज के अंदर जो वर्धी जनन होता है वो बल्ब के अंदर होता है, क्योंकि प्याज की इस तरह की बल्ब जो होती है उसमें वर्धी जनन होता है। नेक्स्ट, आलू के ऊपर उपस्थित आंखें होती हैं। तो आलू के ऊपर जो उपस्थित जो आंखें हैं वो एक प्रकार की वर्धी संरचना है। नेक्स्ट है, वर्धी प्रजनन जो क्षमता है पादप के किस अंग में पाई जाती है? ये प्रकंद, कंद और ट्यूब यानी कि सभी में पाई जाती है, यानी जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म यानी कि जो पत्थर चट्टान में जो प्रजनन होता है वो पत्तियों में उपस्थित कलिकाओं द्वारा होता है, यानी कि जो इस तरह की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर इस तरह की कलिकाएँ उगती है और ये कलिकाएँ जब डिटेच हो जाती है मूल प्लांट से, पत्ती से, तो नए पादप का निर्माण कर लेती हैं पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिल्म में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पादप में प्रकंद के द्वारा जनन होता है? तो 14वां क्वेश्चन जो हमारा, प्रकंद के द्वारा जो जनन होता है वह अदरक, फर्न और हल्दी सभी के अंदर होता है, नहीं जो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर। दाब लगाना प्रकार का वर्धी जनन है, तो ये चमेली के अंदर होता है दाब लगाने की जो प्रक्रिया है। 16वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। तो लैंगिक जनन के लिए मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। निम्न में से कौन पादप का प्रमुख जनन अंग है? यानी कि जो प्रमुख जनन अंग है वो है पुष्प, क्योंकि पुष्प के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प है, यानी कि जो सरसों है ये उभयलिंगी है, जबकि पपीता, नारियल, तरबूज ये उभयलिंगी नहीं है, एक लिंगी के उदाहरण हैं। सरसों के अंदर उभयलिंगी यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। 19वां प्रश्न, किसी पादप के जनन अंग हैं। तो पादप के जो जनन हैं ये वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये सभी पादप के जनन अंग हैं, यानी कि ये सभी पादप के जनन अंग के एग्जाम्पल हैं। देखिए, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के जो हैं वह अंडाशय वाले पार्ट के अंदर ही जनन होता है। 21वां प्रश्न, अंडक के निचले हिस्से फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। और पुकेंसर के भाग हैं, पुकेंसर के कौन कौन से भाग हैं? पुकेंसर कौन कौन से भाग है? तो देखिए, पुकेंसर के अंदर आता है परागकोश और पुतंतु, यानी कि ये दोनों पुकेंसर के भाग हैं। परागकण मिलते हैं, तो परागकण परागकोश में मिलते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, यानी कि जो पुष्प का जो स्त्री केसर का जो मध्य भाग है उसको वर्तिका कहते हैं, जबकि ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। और पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक जनन प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, मादा और ये हैं परागकोश और अंडाशय, यानी परागकोश में परागकण बनेंगे, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। और पुष्प में लैंगिक जनन की जो घटना है, सबसे पहले परागण होता है, फिर निषेचन होता है
और परागण, निषेचन, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बीज बनेगा, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। 27वां क्वेश्चन, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण, तो इसको सहजाति पुष्पी परागण कहते हैं। ऑप्शन बी है। 100 परागण के लिए आवश्यक है, तो यानी कि द्विलिंगता भी चाहिए और समकालपकता भी चाहिए। गेहूँ, जौ, मक्का में वायु परागण द्वारा प्रजनन होता है। और पराग नलिका का निर्माण कहाँ से होता है, तो पराग नलिका जो है उसका जो निर्माण वो होता है परागकण से, यानी कि पोलन ग्रेन से, वही जर्मिनेट होगी। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, फल के अंदर जो बदलता है वो अंडाशय। द्विनिषेचन पाया जाता है, ये आवृत बीजियों का प्रमुख लक्षण है द्विनिषेचन। 33वां क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में निषेचन होता है, तो पुष्पी जो पादप जो है इनके अंदर जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूण कोश में होती है। द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिक संलयन जो भ्रूण कोश बनता है इससे, यानी कि जो ऑप्शन ए है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो देखिए जो शुक्राणु जो है वो टेस्टिस यानी कि वृषण में बनते हैं। 36वां क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र के शरीर के वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिससे कहते हैं, तो जिसे वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। नर में शुक्र जनन किन नलिकाओं में होता है, तो नर के अंदर शुक्र जनन शुक्र नलिका में होता है। और नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि हैं, नर जनन प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है नर जनन अंगों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भाग नर जनन तंत्र का नहीं है, तो देखिए यहाँ पे वृषण, शुक्रवाहिका, आदि वृषण, अंडवाहिनी नहीं है। कौन माधव में मादा जनन तंत्र का भाग है, नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग इसमें शुक्रवाहिनी नहीं है। 41वां क्वेश्चन, स्त्री केसर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, तो यानी कि स्वर का, ये सभी आएंगे इसमें, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर। मानव में लैंगिक जनन की क्रिया का सही क्रम है, तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया में सबसे पहले युग्मक जनन होगा, फिर निषेचन, फिर युग्मनज बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी भ्रूण बनेगा। 43वां क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है, जब निषेचन होता है तो संरचना को युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट जो है वो निषेचन के बाद बनती है। भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका उत्तक में, उत्तक अंग में और अंग जीव में किसके द्वारा रूपांतरित होता है, तो ये जो है ये फाइनली जो है कोशिका विभेदन जो होता है, यानी कि जो कोशिका जो निर्माण होता है सेल डिवीजन उसके द्वारा। 45वां प्रश्न, किस रचना के द्वारा गर्भस्थ जो भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है, तो ये प्लेजेंटा के द्वारा यानी कि अपरा के द्वारा। और किन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक जो निषेचन होता है वो पक्षी में भी होता है, सरीसृप में भी होता है, सभी में होता है। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है, तो भ्रूण कहाँ डेवलप होता है, तो देखिए जो भ्रूण जो है यूटेरस यानी गर्भाशय में डेवलप होता है, यानी कि भ्रूण जो है गर्भाशय यानी बच्चेदानी में डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मामले में लगभग 9 महीने लगते हैं, और स्त्रियों में अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र होते हैं। अंडे देने वाले जो स्तनधारी है प्लेटिपस और एकिडना, ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। नेक्स्ट है, वायु गैसों का मिश्रण निम्न में से कौन सी गैस जीवों के जीवन के लिए, तो जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पर सर्वप्रथम एवं अधिक देखा गया, तो ये किसी स्थान की जो प्रकृति है वहाँ की फ्लोरा पर देखा गया, यानी कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ के प्लांट्स वगैरह पे देखा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंदर आता है। आज के समय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है 380 ppm। महानगरों के अंदर जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो महानगर के अंदर जो जीवाश्म यानी कि जो कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो CFC है वो ओजोन परत के अंदर छिद्र हो रहा है इसकी वजह से, तो जो छठे का जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए जलवाष्प भी है, CO2 भी है, मेथन भी है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के कारण ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो यानी कि जो एसिड जो रेन है जिसको किलर रेन भी कहते हैं, वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड के कारण हो रही है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती है, तो देखिए यहाँ पे जो मेथेन ही ये अम्ल वर्षा नहीं करती, जबकि ये जो सभी हैं ये ऑक्साइड जो है इनके एसिड बनाते हैं, इसलिए ये अम्ल वर्षा करते हैं। ताजमहल का जो संगमर है, मरमर जो है वो किसके कारण, तो अम्ल वर्षा के कारण प्रभावित होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, यानी कि H2SO4 बन जाता है जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती है। द्वितीयक जो प्रदूषक हैं वो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, तो यानी कि जो PAN जो है सेकेंडरी प्रदूषक हैं। हरित गृह प्रभाव होता है, तो हरित गृह प्रभाव के कारण क्या होता है,
वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी उपस्थिति कारण हरित गृह प्रभाव होता है, और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। CO2 की अधिकता के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें पूर्ण वैश्विक तापन यानी कि 14% प्रभाव उत्पन्न करती ये गैसें हैं। तो कौन सी गैसें? तो देखिए मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। 14वां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सबसे खतरनाक प्रदूषक है। तो सबसे जो खतरनाक जो प्रदूषक है वह है सीसा, यानी कि जो PB है, यानी कि लेड जो है वो। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार है? तो यानी कि मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव का संबंध है, तो हरित गृह जो प्रभाव है उसका जो संबंध है वह है अत्यधिक गर्मी से, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध है, वैश्विक तापन वृद्धि से इसका संबंध है। 17वां क्वेश्चन ये रहा, कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यानी कि जो सेकेंडरी जो प्रदूषक है वह है स्मोग, यानी कि जो धुआं है वह। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, यानी कि जब कोयला, पेट्रोल और डीजल का दहन होगा तो इससे वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि इससे विभिन्न प्रदूषक गैसें निकलेगी और वायु प्रदूषण करेगी। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, तो यानी कि इसके अंदर जो गैस थी वो मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC गैस है, वो रिलीज हुई थी भोपाल गैस दुर्घटना में। सिगरेट के धुएं में क्या होता है? जिसके सिगरेट के धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन, यानी कि जो इसका ऑप्शन जो C है वह करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और बेंजीन यानी कि C6 और H6 ये होते हैं सिगरेट के धुएं में। 21वां प्रश्न, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है इसको हम स्वच्छ करते हैं वर्षा द्वारा, और वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं। तो वायु प्रदूषण लाइकेन और मास ये वायु प्रदूषण को संबोधित करते हैं या वायु प्रदूषण को बताते हैं। 23वां क्वेश्चन, धुंध जो कोहरा होता है स्मोग, उसका निर्माण होता है। तो धुंध जो कोहरा है वो कैसे बनेगा? तो धुएं प्लस द्रव से बनेगा धुंध कोहरा। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, यानी कि ऑक्सीजन की तुलना में जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो जुड़ने की जो क्षमता है, बंधुता है, वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो ऑप्शन जो B है वो करेक्ट आंसर है आपका। 25वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक यानी कैटालिटिक कन्वर्टर में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लेते हैं? यानी कि जो पैलेडियम जो धातु है इसको उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, PD। चक्रवात छनित्र का प्रयोग किसका कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो चक्रवात जो छनित्र है इसका जो प्रयोग है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन जो B है वह आपका करेक्ट आंसर है। 27वां क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण निरोधक कानून किस वर्ष बना? यानी कि वायु प्रदूषण जो निरोधक जो कानून है ये बना था 1981 में, यानी कि ऑप्शन जो B है वह आपका करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है गंगा नदी की सफाई को लेकर, यह कब लागू किया? तो ये 1985 में गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, जल में जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है, यानी कि जो जल के अंदर जो जैविक जो प्रदूषण है वो किसके कारण होता है? तो देखिए कोयले के खानों इससे नहीं होगा, और घरेलू मल से, बिल्कुल घरेलू मल से जल प्रदूषण होगा, तेल के बिखरने से भी और इनसे भी। तो देखिए जल में जैव जो प्रदूषण है वो होगा घरेलू मल के कारण। और 30वां क्वेश्चन है, एक तालाब में साफ जल है, निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि से कम प्रदूषण करेगी? सबसे कम प्रदूषण तो देखिए जल में कपड़े धोने से, नहाने से, मोटर वाहन को धोने से, और तालाब में तो तालाब के अंदर तैरने से सबसे कम प्रदूषण होगा, बाकी इन सारी क्रियाकलाप से प्रदूषण ज़्यादा होगा। ब्लू बेबी जो रोग है वो ये होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO3 की वजह से ब्लू बेबी रोग। तो ब्लू बेबी रोग पानी के अंदर HNO3 की जो मात्रा है वो बढ़ने के कारण ब्लू बेबी रोग हो जाता है। तो इसमें जो बच्चे हैं उसका जो कलर है ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला रंग का हो जाता है। तो ये जो है ब्लू बेबी रोग है जल प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि वाटर पोल्यूशन के कारण, यानी कि ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर है। 32वां क्वेश्चन ये रहा, देखिए निम्न में से कौन सा उपाय जल के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है? तो जल के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी नहीं है? तो देखिए जो उपयोगी नहीं है वही आपको बताना है। देखिए जल प्रदूषण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी नहीं है? कम उपयोग करके ये तो उपयोगी हैं, ये भी उपयोगी हैं, ये भी उपयोगी है, यानी कि रिड्यूस करना, रिसाइकलिंग करना और रीयूज़ करना, लेकिन जो विस्थापन है ये आपका करेक्ट आंसर है।
यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यानी कि विस्थापन द्वारा हम जल के संरक्षण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यानी कि जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये उत्तरदायी है, बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायी है, औद्योगिकरण में वृद्धि से उत्तरदायी, लेकिन अत्यधिक वर्षा से जल का जो है इसकी कमी नहीं होगी, ये उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ज़्यादा बारिश हो उससे कोई दिक्कत नहीं, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ये जितने भी क्रियाकलाप है ये हैं, इन तीनों के कारण क्या होता है, जल की क्या होगी, कमी होगी, यानी कि ये जल की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए थे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।